तो आज मुद्दा ये था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जुलाई 2017 में जो इमरान अहमद न्याजी के ख़िलाफ़ हत्क इज़्ज़त का दावा किया था, आज उसकी पेशी थी और मैं बतौर गवाह इसमें पेश हुआ। ये वो केस है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान अहमद न्याजी के ख़िलाफ़ दायर किया और जो डेफेमेशन कमिट की, हत्क इज़्ज़त की इमरान अहमद न्याजी के वकला ने 120 मरतबा तारीख़ ली है। 120 मरतबा इमरान अहमद न्याजी के वकला ने एडजर्नमेंट ली है इस केस के अंदर। आज उनके वकील मोहम्मद हसन चोटिया साहब किसी मसरूफियत के बिना पर नहीं थे, तो हमने इसरार किया कि हमारी स्टेटमेंट कम अज़ कम रिकॉर्ड कर ली जाए और उस पर जरा जब वकील साहब अवेलेबल होंगे तो कर ली जाए। तो उनके जो एसोसिएट मौजूद थे उन्होंने इस बात पे अग्री किया कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें। तो ये 2017 में शहबाज शरीफ साहब पे इमरान अहमद न्याजी, जिसको हम इल्ज़ाम खान भी कहते हैं, इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान अहमद न्याजी को 10 अरब रुपए की पेशकश की कि आप पनामा पेपर्स के केस को विड्रॉ कर लें तो मैं आपको 10 अरब रुपया पे करूँगा। ये झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ाम, बहुत सारे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम जो इमरान अहमद न्याजी ने लगाया था, शहबाज शरीफ साहब ने उसी वक्त 2017 में हत्क इज़्ज़त का दावा दायर किया और उस केस में अब खासी पेशरफ्त हो चुकी है। और इस केस के अंदर जो हक़ाइक़ हैं वो हमने अदालत के सामने रखे कि ये ना सिर्फ एक झूठा बयान है बल्कि मज़िका खेज़ है कि जिस तरीके से इस बयान को दोहराया गया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाके टॉक शोज़ के अंदर दोहराया गया। उन टॉक शोज़ का ट्रांसक्रिप्ट USB भी हमने सामने रखी। फिर परेड ग्राउंड रावलपिंडी के जलसे में इस इल्ज़ाम को दोहराया गया, कराची एयरपोर्ट पे दोहराया गया, पेशावर शौकत खानम की तकरीब में दोहराया गया और इस इल्ज़ाम को जगह जगह शाया किया गया, बतौर कैंपेन चलाया गया। तो ये इल्ज़ाम क्योंकि एक झूठा इल्ज़ाम था, इमरान अहमद न्याजी और उसके वकला किसी किस्म का सबूत नहीं पेश कर सके इस इल्ज़ाम के एविडेंस के तौर पे। और आज मैंने जो बयान रिकॉर्ड कराया अदालत के सामने कि शहबाज शरीफ साहब की एक अवामी खिदमत की हिस्ट्री है इस मुल्क के अंदर। वो 1988 से सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होते आ रहे हैं। वो सूबाई असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। 3 मरतबा अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर आला बनाया। 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे। मियाँ नवाज़ शरीफ ने उन पर एतमाद किया और उनको अपने उम्मीदवार के तौर पर नामज़द किया। तो उनकी समाजी खिदमत, सियासी खिदमत, जब वो बिज़नेस में थे चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे और एक उन्होंने अपनी रेपूटेशन बनाई एज अ डूअर कि वो डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, अवामी खिदमत में बिलीव करते हैं और हमेशा अवामी खिदमत की है, पब्लिक सर्विस की है, अपना खून पसीना देकर। तो ये जो इमरान अहमद न्याजी जो कि एक मुजरिम है और अडियाला जेल में करप्शन के केस में कैद है, ये उसका शीवा है कि वह ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाता है। और ये हत्क इज़्ज़त का दावा जो अब 8 साल से चल रहा है उसमें खासी पेशरफ्त है और इमरान अहमद न्याजी के पास अपने दिफा में ना कहने को कुछ है, ना कोई सबूत पेश कर सके हैं। हमने तमाम तर सबूत पेश किए कि ये झूठा इल्ज़ाम था, बेबुनियाद था, मन घड़त था, फ़रेब पर मबनी था, अवाम को गुमराह करने के लिए दिया गया था, शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासिर करने के लिए दिया गया था। तमाम दस्तावेजी सबूत वो अदालत के सामने रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसमें हमें इंसाफ मिलेगा। और इमरान न्याजी और उसका तमाम टोला जिसने ये शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया, आपने देखा कि इसी टोले का हिस्सा एक गैर मुल्की आदमी जो लंदन की अदालत में जिसके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया, आपने देख लिया कि ना सिर्फ कोर्ट ने इसको झूठा साबित किया जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर, फ़ौज पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता था, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम लगाता था, उसको हर्जाने का ना सिर्फ कहा गया कि हर्जाना पे करो, बल्कि उसको कहा गया कि ये झूठा साबित हुआ है। और फिर वो एक टेररिस्ट एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू करे सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये किसी महज़ब माशरे में, महज़ब मुल्क में किसी दहशतगर्द की सपोर्ट जो है ये कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर जायज़ नहीं है। और एक टेररिस्ट को सोशल मीडिया पर उसके ख्यालात को, उसके नज़रियात को फ़रोग़ देना
उसको इंटरव्यू करना, उसको आगे प्रमोट करना ये जायज़ नहीं है और ये एक बदतरीन अमल है। मैं नहीं समझता कि कोई भी महज़िक मुल्क इसको बर्दाश्त कर सकेगा कि उनके मुल्क में रहता हुआ शख्स वो टेररिस्ट को हार्बर कर रहा है। दिस purports to harboring a terrorist, this purports to supporting a terrorist, Ehsanullah Ehsan, and promoting his views. This cannot be allowed in any civilized country. तो ये जिस तरह उसको वहाँ पे मात हुई एंटी पाकिस्तान एजेंडा चलाने पर कि हरजाना भी देना पड़ा और जो अखराजात हैं अदालत के वो भी अदा करने पड़े और झूठा भी साबित हुआ, खिफ़त भी हुई, शर्मिंदगी का सामना भी हुआ। इसी तरह इस केस में इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इमरान अहमद न्याजी के पास इन इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं है शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, तो ये एक सर्टिफाइड झूठा है जो एक करप्शन के केस में अंदर है और हमेशा झूठ की सियासत की है, मुनाफिकत की सियासत की है, हमेशा इल्ज़ाम तराशी की सियासत की है। और अब क्योंकि सबूत कोई नहीं है, 120 तारीखें तो ले चुके, तो ये इंशाअल्लाह ताला इनको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। और ये हमेशा की तरह जब ये झूठ बोलते हैं फिर बाद में यू टर्न लेते हैं, यू टर्न ही अब तो पूरा राउंड अबाउट बन गया इनका, घुमन घेरी है पूरी, घूमते रहते हैं उसके इर्द गिर्द। तो ये हक और सच की फतह होगी और इंसाफ की फतह होगी। जी आबिद भाई, ये बताइएगा, आबिद साहब से शुरू करने पर मैं आपके पास आता हूँ। अता साहब ये बताइए कि अगर वज़ीर आला KPK पे साबित हो जाता है कि वो कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्विस है, फिर रियासत क्या करेगी? बतौर वज़ीर आला उसे कोई नरमी उसके साथ बरतेगी या उन्हीं मुल्ज़िमों की तरह उसके साथ सलूक किया जाएगा जो बाकी? देखिए, जब कोई जुर्म सरजद होता है तो वो ये बात नहीं देखी जाती कि आपके सौदे पर फायज हैं। और देखिए वो वीडियो वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने खुद लगाई कोर कमांडर हाउस जाने की, सोशल मीडिया पर कंफ्यूज किया गया ज़मान पार्क की वीडियो के साथ। ये दोनों वीडियोस मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, ज़मान पार्क की अलग मौजूद है, कोर कमांडर हाउस की अलग मौजूद है। जिस तरह किसी भी मुल्ज़िम का ट्रायल चलता है, एक फेयर ट्रायल होना चाहिए इस बात का, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आप इस आड़ में नहीं छुप सकते कि मैं वज़ीर आला हूँ। बिल्कुल एक किसी भी शहरी की तरह ये एक कानूनी कार्रवाई इस पर बनती है, तो कानून के मुताबिक जो है इस मामले को चलना चाहिए। सर वीडियोस आपने काफ़ी ज़्यादा तरकीब में बात की जा रही है कि आईनी अदालत बनने जा रही है, आईनी बेंच पहले ही काम कर रहे हैं। दूसरा ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल के हवाले से भी कोई उसमें फौजी एक्ट में भी कोई तरमीम होने जा रही है? देखिए मामलात बड़े सिंपल हैं। कल भी मैंने इस पर अर्ज़ की बिलावल साहब की ट्वीट के बाद कि मज़ीद जो अदालती प्रोसेस को मज़ीद तक़वियत देने के लिए, क्लियर करने के लिए अभाम ना रहे, तो जो तरामीम ज़ेरे गौर हैं उसमें आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मशावरत के अमल का हिस्सा है। देखिए आर्टिकल 243 के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसके तहत डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल वक्त होगा। हमें क्या सराइयों से परहेज करना चाहिए, एक सेंसिटिव मैटर है। तारिक साहब, आपने काफ़ी सारी वीडियोस की USBs जो हैं वो अंदर जमा करवाई। एक वीडियो जो है वो आपकी भी आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, एक TV प्रोग्राम की, जिसमें आप चीनी बता रहे हैं कि 55 रुपये में सिर्फ आधा किलो चीनी मिली। अभी आजकल चीनी का रेट जो है वो मार्केट के अंदर कहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसके ऊपर क्या कहेंगे जो मुल्क में? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि एक हुकूमत जिसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचा दिया, और अगर ये डिबेट शुरू करें आप मियां नवाज शरीफ साहब के दौर से कि इन्फ्लेशन कितनी थी, इन्फ्लेशन 3% थी। इमरान खान साहब के दौर में वो 25% से ऊपर गई, और वही उस 4 साल के दौर के सम्राट थे कि फ़ॉरेन पॉलिसी नाकाम, दोस्त ममालिक सारे नाराज़, हर किसी को कहा कि मैं तुम्हारी सकाफ़त को, तुम्हारी तारीख़ को, तुम्हारे मज़हब को, तुम्हारी पार्टी को, तुम्हारी सियासत को तुमसे बेहतर जानता हूँ। टांग पे टांग रख के उनको एक तज़ीक का निशाना बनाया। फ़ॉरेन पॉलिसी नाकाम इमरान न्याजी की। डोमेस्टिक पॉलिसी का ये हाल था कि अगर आपको याद हो तो वो ज़रा सवाल वो भी कर लीजिएगा कि जब उसने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा। अल्लाह करे कोई इस मुल्क में ख़ुदकुशी ना करे, मगर ख़ुदकुशी तो नहीं की, IMF के पास चले गए। IMF के पास गए, उसकी शराइत पूरी नहीं की, और उसके बाद मुल्क के अंदर महंगाई 38% पे पहुँची, जो कि अब वापस आकर बिटवीन 4 और 5% है। जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 11% के ऊपर आया है। स्टॉक मार्केट दिन ब दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। तो मैं तो अपनी इकोनॉमिक स्टेटमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसी पे खड़ा हूँ कि आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंपेयर कर लें। बार बार कहा गया श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है, बड़ी कदर उनकी, कहा गया नहीं ये श्रीलंका बनेगा,
और दुआएं की गई ये डिफ़ॉल्ट करेगा। अल्लाह ताला ने जब इज़्ज़त देनी हो, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे कोई इंसान नहीं ठहर सकता। अल्लाह ताला ने जंग में भी मदद की और वज़ीर शहबाज शरीफ की क़यादत में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो एक किरदार अदा किया, हमें एक अस्करी फ़तह मिली, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त बनी। इकनॉमिक तौर पे भी जो हमारे पैक्ट्स हो रहे हैं, अग्रीमेंट्स हो रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ, चीन के साथ, सऊदीया के साथ, अमेरिका के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के साथ, कि हर मुल्क पाकिस्तान के साथ इकनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। अभी सऊदीया के अंदर माशी ताउन का एक फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड बढ़ेगी, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम होगा, खुशहाली आएगी। तो ये तमाम मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स, ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक ने शहबाज शरीफ के FBR के रिफॉर्म्स की तारीफ़ की कि आपने FBR के अच्छे रिफॉर्म्स किए, आपकी इकॉनमी ठीक सिमत में जा रही है। आप फिच की रेटिंग्स देख लें, मूडी की रेटिंग्स देख लें। देखिए, जब महंगाई कम होती है, जब आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, जब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं, तारीखी सतह पे गए। इमरान खान के दौर में आप देख लें कि ज़र मुबादला के ज़खायर क्या थे, और जब हमें PDM की गवर्नमेंट मिली तो डॉलर का क्या रेट था और डॉलर के रेट को कैसे काबू किया गया। तो मैं तो इस पर 1 घंटा भी बात कर सकता हूँ, मगर मेरा ख्याल है मौशी लेक्चर इतना ही बड़ा है। काफ़ी चीज़ें आपने बता दी, काफ़ी सारे जो अहदाफ हैं वो उन्होंने हासिल भी कर लिए हैं, और इसके बावजूद जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की बात हो रही है तो आप उसको जो है गैर जमाती करवाना चाह रहे हैं। क्या अवाम में आपको वो पजीराई हासिल नहीं है इतने काम करने के बावजूद? देखिए, मैं तो लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम में बड़ा मेरा एक यकीन है, और आपको पता है कि पंजाब के अंदर मैं आप लोगों के साथ ही तकरीबन 10-12 साल हमने लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया। इसी शहर के अंदर वाइस चेयरमैन का भी आपको एहतजाज याद होगा, जो चेयरिंग क्रॉस के ऊपर हुआ करता था, हमने जाके उनको मनाया, 90 इशारा पे उनसे मुज़ाकरात किए। 250-300 वाइस चेयरमैन थे जिन्होंने अपने हकूक़ की बात की, तब हमने तरमीम करके वाइस चेयरमैन को हकूक़ दिलवाए, उनको हाउस का स्पीकर डिक्लेयर किया, हर सतह के ऊपर, ज़िला काउंसिल की सतह के ऊपर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सतह के ऊपर, यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर। तो देखिए, जो एक कानून बनाया गया है, इस पर वज़ीर बल्दियात पंजाब ने वसीतर मशावरत की है, और ये पहली मरतबा नहीं है कि गैर जमाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले भी गैर जमाती इंतखाबात जो हैं बल्दियात के पंजाब के अंदर हुए हैं, और उसके अंदर कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। इस पर अब हम दूर हो जाएगा, और बल्दियात के इंतखाबात होने चाहिए, जल्द होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि एक मौसर अवाम की नुमाइंदगी उसमें आनी चाहिए। हो गया ना, थैंक यू।